बाबा की बातें सुनकर मधु उन्हें हैरान और परेशान नजरों से देखने लगी। बाबा फिर से मधु के माथे को देखकर बोले, एक ऐसे तूफान की ओर तेरे कदम बढ़ रहे हैं बेटा, जो ना जाने कहां जाकर थमेगा। पर उस तूफान को रोकने और उसे शांत करने की शक्ति रखती है तू। पर ये तूफान तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा। बाबा की बातें सुनकर मधु बहुत घबरा गई और अपनी नजरें झुकाकर सोच में पड़ गई। उसे परेशान देखकर बाबा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा अगर ये तूफान तुझसे कुछ छीनेगा तो यही तूफान तुझे उम्र भर के लिए किसी का साथ भी देगा। एक ऐसा हमसफर जो तेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। वो एक बार तेरा हाथ थाम लेगा तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। मधु अभी भी बिना पल के झपकाए उन्हें देख रही थी। बाबा ने अपने झोले से एक एक मुखी रुद्राक्ष निकाला और उसे अपनी हथेली में रखकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मधु की कलाई पकड़ी और रुद्राक्ष उसकी हथेली में रखकर बोले, बेटी इसे बाबा महाकाल का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जो तकलीफें तुझे तेरी माथे की लकीरें देने जा रही है उसे सहना तेरे लिए आसान नहीं होगा। बहुत दर्द होगा तुझे, पर ये रुद्राक्ष तुझे वो दर्द सहने की हिम्मत देगा। मधु उस रुद्राक्ष को देखने लगी। तभी बाबा उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा तूफान का काम होता है बहुत तेजी से आना और सब कुछ तहस नहस करके उतनी ही तेजी से चले जाना, पर जो उस तूफान का डटकर सामना कर लेता है वो जी जाता है। ये रुद्राक्ष तुझे उस तूफान में थामे रखेगा, इसलिए इसे खुद से दूर कभी मत होने देना, कभी नहीं। इतना कहकर वो बाबा जाने लगे। तभी मधु ने उन्हें रोका। बाबा! उसकी आवाज सुनकर बाबा के कदम रुक गए। मधु उनके पास आई। उसने बाबा की हथेली पकड़कर उसमें 100 रुपये रखे और फिर उनके पैर छुए। बाबा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बाबा महाकाल तेरी रक्षा करे, हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा चले गए। मधु बीच सड़क पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। पीछे से करण अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था, पर वो बीच सड़क पर खड़ी उस बाबा को जाते देख रही थी। उसके कानों में उस बाबा की कई बातें गूंज रही थी, इसलिए उसे करण की गाड़ी का हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया। करण को बीच सड़क पर खड़ी लड़की को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में हॉर्न बजाते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक मधु को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके बहुत नजदीक आ चुकी थी। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। करण ने गुस्से में अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। गाड़ी मधु के बहुत करीब आकर रुक गई। सड़क पर चले जा रहे उस जोगी बाबा को भी गाड़ी के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी, इसलिए उनके कदम भी रुक गए और वो बिना पलटे मुस्कुराते हुए बोले, आ गया तूफान, हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए। करण गुस्से में गाड़ी से बाहर आया। मधु अभी भी घबराई हुई अपना चेहरा ढांके खड़ी हुई थी। करण ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। उसके इस तरह खींचने की वजह से मधु खुद को संभाल नहीं पाए और उसका सिर एक बार फिर करण के सीने से आ लगा। मधु ने डर की वजह से अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी करण ने गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसकी ओर देखकर बोला, अगर मरने का इतना ही शौक है तुम्हें तो कहीं और जाकर मरो। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया, क्योंकि वो मधु को पहचान गया था। उसने गुस्से में मधु को खुद से दूर धकेल दिया। मधु उसकी गाड़ी से टकरा गई, पर इससे पहले कि वो गिरती, करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। उसका एक हाथ मधु की कमर पर था तो दूसरे से उसने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। वो गुस्से में मधु से बोला, मेरे ही सामने गिरने और मरने का सपना लेकर इस दुनिया में आई हो क्या? मधु खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। पर उसके इतना कहते ही करण ने गुस्से में उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। मधु घबराई हुई सी अपने आसपास से गुजर रही गाड़ियों और लोगों को देखते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए, लोग देख रहे हैं। ये सुनकर करण उसे अपने और करीब ले आया और बोला, करण खुराना किसी और के हिसाब से नहीं चलता, वो वही करता है जो उसका दिल करता है। उसकी बातें सुनकर मधु गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, और मधु शर्मा भी वही करती है जो उसका दिल कहता है। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो भोलेनाथ की कसम, मुझे इस तरह से पकड़कर अपने करीब लाने पर मैंने आपको बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया होता। ये सुनते ही करण का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे और करीब लाकर बोला, जो तुम्हारे जी में आए करो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। मधु हैरानी से उसे देखने लगी और वो भी गुस्से में उसे घूरने लगा।
तभी करण को सामने से आता हुआ ट्रक नजर आया, जो बहुत तेजी से उन दोनों की ओर ही बढ़ रहा था। वो मधु को अपनी बाहों में लिए तुरंत ट्रक के सामने से हट गया। मधु कांपते हुए उस ट्रक की ओर देखने लगी और करण उसे। फिर मधु ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। पर करण अभी भी गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। थैंक यू, मधु उसकी ओर देखकर बोली। करण ने गुस्से में उसे खुद से दूर धकेल दिया। मधु उसकी इस हरकत से हैरान थी, पर करण के इस तरह उसे खुद से दूर करने की वजह से उसके हाथ से रुद्राक्ष छूटकर करण की जेब में जा गिरा। करण बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वो अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से चला गया। मधु चुपचाप उसे जाते देख रही थी। उसके जाते ही उसने जमीन पर पड़ा अपना बैग उठाया और खुद से बोली, ये इंसान है या फिर कोई तूफान। मधु ने इतना कहकर ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर से बोली, प्लीज भोलेनाथ, अब इस आदमी से कभी मत मिलाना प्लीज। ये जब भी मेरे सामने होते हैं मुझे एक अजीब सा डर लगने लगता है। तभी रोहित वहां आ गया। उसने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, मधु। मधु ने घबराकर तुरंत पलटी। रोहित को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित भी मुस्कुरा दिया और उसने उससे पूछा, अब अंदर चलोगी या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है? चलिए, वो मुस्कुराते हुए बोली। दोनों बंगले की ओर बढ़ने लगे, पर मधु अभी भी उस बाबा की बातों को लेकर परेशान थी। रोहित उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, दादी को तो ये घर बहुत पसंद आया है। अब देखना ये है कि मेरी पसंद तुम्हें पसंद आती है या नहीं। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। रोहित ने उसे कहीं खोया हुआ देखा तो फिर से पूछा, मैंने कुछ कहा तुमसे मधु? मधु चौंक गई। उसे घबराया हुआ देखकर रोहित ने पूछा, क्या हुआ मधु? एवरीथिंग इज ऑल राइट, तुम ठीक तो हो? जी, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो तेजी से बंगले के अंदर आई। हॉल में खड़ी गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु, हमें तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आप भी देखकर बताए बेटा कि आपको ये घर कैसा लगा। मधु ने सिर हिलाया और घर देखने लगी। तभी रोहित ने बंसल से पूछा, मिस्टर बंसल, इस बंगले की कीमत क्या है? लगभग 20 करोड़, बंसल ने जवाब दिया। तभी ऊपर के रूम देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रही मधु के कदम ये सुनकर रुक गए। गायत्री मुस्कुराते हुए बंसल से बोली, ठीक है, आप पेपर्स घर भिजवा दीजिए। हम पेपर्स रीड कर लेते हैं और उसके बाद ये डील फाइनल करते हैं। 1 मिनट दादी माँ, इतना कहकर मधु सीढ़ियों से नीचे आई। रोहित और गायत्री दोनों उसे देखने लगे। मधु ने बंसल के पास आकर पूछा, पर इस एरिया में जितने भी बंगले बने हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू तो 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और इस एरिया में जितने भी हाई वैल्यू वाले बंगले थे वो सब बिक चुके हैं, तो इस बंगले की कीमत 20 करोड़ कैसे हो गई? मधु के इतना पूछते ही बंसल के चेहरे के जैसे रंग उड़ गए। रोहित और गायत्री भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मधु फिर से बोली, मिस्टर बंसल, इस सड़क पर जो कोना वाला बंगला है वो 1 हफ्ते पहले ही 18 करोड़ रुपए में बिका है, और उसकी इतनी कीमत सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वो बंगला कोना पर बना हुआ है। बंगले के ठीक सामने हाईवे है और दूसरी ओर सड़क है, पर इस बंगले की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है। मधु की बातें सुनकर बंसल नजरें चुराने लगा, पर फिर गुस्से में बोला, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है मैडम, वो कोना वाला बंगला 30 करोड़ रुपए में बिका है। ये सुनकर मधु पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, जी नहीं, वो बंगला 18 करोड़ में खुराना कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर करण खुराना ने खरीदा है। ये सुनते ही बंसल पलके झपकाना भी भूल गया। मधु उसे घूरते हुए फिर से बोली, अगर आप कहे तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। बंसल को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब बात कैसे संभाले। मधु रोहित के पास आकर बोली, रोहित जी, आप कल ही लंदन से आए हैं, इसलिए शायद आपको ये बात पता नहीं है, और दादी माँ ने भी शायद न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले ही इस बंगले के बिकने की खबर न्यूज़पेपर में आई थी। इसके साथ साथ एक खबर और छपी थी। इतना कहकर उसने बंसल की ओर देखा और उसे घूरते हुए बोली, किसी एजेंट ने मिस्टर करण खुराना को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, पर वो बहुत एक्टिव बिजनेसमैन है, इसलिए उस एजेंट की दलाली की। उन्होंने बीच सड़क पर ऐसी बेन बजाई थी कि वो एजेंट उनके हाथ पैर जोड़ने लगा और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके आगे मधु और कुछ कह पाती उसके पहले ही बंसल बात बदलते हुए बोला, गायत्री जी, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने सिर्फ 20 करोड़ कहा था, पर इन्होंने मुझे आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि 20 करोड़ रुपए इस बंगले की कीमत पहले थी, पर अब इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए हो चुकी है।
रोहित और गायत्री एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मिस्टर बंसल, ये बंगला हमें पसंद तो आया है, पर उसे लेना है या नहीं, ये हम अपने परिवार से बात करके डिसाइड करेंगे। जो भी हम लोगों का डिसीजन होगा आपको फोन करके बता दिया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं। बंसल ने गुस्से में मधु को घूरा और फिर रोहित की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। रोहित गायत्री की बांह पर हाथ रखकर बोला, चलिए दादी माँ, मधु चलो। दोनों रोहित के साथ बंगले से बाहर जाने लगी। बंसल उन्हें जाते देख रहा था। वो खुद से बोला, इस लड़की की वजह से इतनी अच्छी डील आते आते रह गई। अब अगर अगली डील नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गायत्री और मधु के गाड़ी में बैठते ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की। गायत्री मधु को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी रोहित उसकी ओर देखकर बोला, थैंक यू मधु। किस लिए? मधु ने हैरानी से पूछा। रोहित ने सामने देखते हुए जवाब दिया, दादी को वो घर पसंद आ गया था, इसलिए अगर तुम बीच में नहीं बोलती तो मैं 20 करोड़ में ये डील फाइनल कर देता, पर तुम्हारी वजह से इतना बड़ा लॉस होने से बच गया। थैंक यू। मधु मुस्कुराते हुए बोली, आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है रोहित जी, वहां मैंने वही कहा जो मैं जानती थी। ये सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर करण ने खाली पड़ी जमीन के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी। आदि को वहां देखते ही वो गाड़ी से उतरा और अपने ग्लासेस उतारकर उसकी ओर बढ़ा। करण को अपनी ओर आता देख आदि की जान हलक में आकर अटक गई। वो मन ही मन बोला, ओह गॉड, ये बंसल तो अब तक नहीं आया और करण सर आज टाइम पर आ गए। अब क्या करूं? अगर करण सर को 2 मिनट भी इंतजार करने के लिए कहा तो ये मुझे जिंदा ही इस जमीन में गाड़ देंगे। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लो। तभी करण उसके पास आया और उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, जमीन का सौदा इस मिट्टी से करना है या फिर हवाओं से? जी, आदि ने हैरानी से पूछा। करण ने गुस्से में उसे घूरा तो आदि डरते हुए बोला, सर वो एजेंट अभी आया नहीं है। ये सुनते ही करण का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और आदि को घूरने लगा। पर इससे पहले कि वो आदि से कुछ कहता, आदि की नजर एजेंट पर पड़ी जो तेज तेज कदमों से उनकी ओर ही चला आ रहा था। आदि तुरंत बोला, सर एजेंट आ गया। करण ने पलटकर देखा और आदि की जान में जान आ गई। एजेंट के करीब आते ही आदि बोला, बंसल जी, ये मेरे बॉस है। हेलो। बंसल अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, पर करण ने उससे हाथ नहीं मिलाया और जमीन की ओर देखते हुए बोला, मैं किसी एजेंट से हाथ सौदा तय होने के बाद ही मिलाना पसंद करता हूँ। ये सुनकर बंसल ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, देखिए साहब, 20 एकड़ जमीन है और वो भी हाईवे पर, तो जाहिर सी बात है कि कीमत भी करोड़ों में होगी। करण पैरों के बल जमीन पर बैठा और जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर बोला, कीमत बोलो। 200 करोड़, बंसल ने जवाब दिया। करण ने अपने हाथ से मिट्टी झटकी और उठकर खड़ा हुआ। वो बिना बंसल की ओर देखे बोला, नहीं चाहिए। बंसल उसे हैरानी से देखने लगा। चले आदि। तभी करण ने आदि की ओर देखकर पूछा। आदि ने सिर हिला दिया तो करण जाने लगा। आदि भी सिर झुकाए उसके पीछे चल दिया। तभी बंसल ऊंची आवाज में बोला, अगर आप नहीं लेना चाहते साहब तो न सही, कोई और ले लेगा। मेरे पास इस जमीन के लिए बहुत सी क्लाइंट है। उसके इतना कहते ही करण रुक गया और पलटकर बोला, कोई नहीं लेगा क्योंकि मैं किसी और को ये जमीन लेने नहीं दूंगा। बंसल आंखें फाड़े उसे देखने लगा। करण उसे घूरते हुए फिर से बोला, मैं इस जमीन की सिर्फ 150 करोड़ ही दूंगा क्योंकि यही सही रकम है इस जगह की। चका भी लो और डील फाइनल करो, क्योंकि अगर ये जमीन मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर बंसल हंसते हुए बोला, साहब जाकर देवास में कोई जमीन खरीद लीजिए। इससे बड़ी जमीन इससे आधी से भी आधी कीमत में मिल जाएगी आपको। करण उसके करीब आया और तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जमीन तो मैं यही खरीदूंगा मिस्टर बंसल, और आप खुद अपनी मर्जी से मुझे ये जमीन बेचेंगे और वो भी मेरी कीमत पर। इतना कहकर करण अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। आदि भी तेज तेज कदमों से उसके पीछे चल दिया। उसने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में बोला, आज का इवनिंग न्यूज़पेपर रीड करना मत भूलिएगा मिस्टर बंसल, आपके काम की न्यूज़ छपने वाली है। ये सुनकर बंसल उसे हैरानी से देखने लगा। करण अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, पर बंसल न्यूज़पेपर वाली बात सुनकर सोच में पड़ गया। आदि ने ड्राइव कर रहे करण की ओर देखकर पूछा, सर क्या करने वाले हैं आप, और न्यूज़पेपर में क्या खबर आने वाली है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मधु से हुई अपनी आज की मुलाकात के बारे में सोच रहा था। उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो आदि की भी दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई।
तभी करण बोला, आदि आज के इवनिंग न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपवाओ। जी सर, क्या छपवाना है? आदि ने पूछा। करण ने उसे सब कुछ समझाया। आदि उसे आंखें फाड़े देखने लगा। करण ने जैसे ही आदि को उसे ऐसे देखते देखा तो गुस्से में पूछा, मुझे खाओगे क्या? आदि ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। तो जो कहा है करो फास्ट, करण उसे घूरते हुए बोला। आदि तुरंत न्यूज़पेपर के एडिटर को कॉल करने लगा। दूसरी ओर रोहित गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो बार बार उसकी ओर देख रहा था, पर मधु खिड़की से बाहर देखकर बस ये सोच रही थी कि वो घर पर शिमला जाने की बात कैसे करेगी। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। स्क्रीन पर पापा लिखा देखकर उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। चेकअप हो गया आपका पापा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, चेकअप हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन और मेडिसिन लेने के बाद वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर मधु बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, अब आप बहुत जल्द फिर से पहले की तरह चलने लगेंगे। मोहन मुस्कुराने लगे। तभी मधु ने पूछा, पापा आप घर पहुंच गए? हाँ बेटा, मीरा अभी अभी मुझे और तेरी माँ को घर छोड़कर निकली है। अच्छा पापा, अब मैं फोन रखती हूँ, शाम को घर आकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा। मोहन के इतना कहते ही मधु ने फोन कट कर दिया। जैसे ही उसने फोन कट किया, रोहित ने एक होटल के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मधु इधर उधर देखने लगी तो रोहित उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और आई एम श्योर आपको और दादी को भी भूख लगी होगी, है ना दादी? गायत्री मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई और बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है। रोहित मधु की ओर देखकर बोला, मधु तुम दादी को लेकर अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगाकर आता हूँ। मधु ने सिर हिला दिया तो रोहित गाड़ी लेकर चला गया। उसके जाते ही मधु गायत्री की बांह छूकर बोली, चलिए दादी माँ। दोनों ही होटल के अंदर पहुंचे और चेयर पर बैठी। मधु ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर होटल देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है दादी माँ, आज मैं पहली बार मीरा के बगैर किसी होटल में आई हूँ, वरना हमेशा वही मुझे ऐसी जगह लेकर आती है। आप उन्हें मिस कर रही है बेटा? गायत्री ने बहुत प्यार से पूछा। मधु ने उदास होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी रोहित वहां आकर बोला, तो फिर अपना फोन उठाइए और अपनी दोस्त को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। जी? मधु ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा अपनी फ्रेंड को कॉल करिए और उसे यहाँ बुला लीजिए, हम सब साथ में लंच करते हैं, रोहित बहकते हुए बोला। उसकी कोई जरूरत नहीं है, दादी माँ के लंच का टाइम हो गया है और उन्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है, इसलिए जल्दी से खाना ऑर्डर करिए। खाना तो अब आपकी सहेली के आने के बाद ही ऑर्डर होगा मधु। इतना कहकर रोहित ने मधु के हाथ से उसका फोन छीन लिया और पूछा, आपकी दोस्त का नाम क्या है? प्लीज रहने दीजिए रोहित जी, मधु झेपते हुए बोली। गायत्री ने उसे ऐसे देखा तो उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, मीरा। मीरा नाम है इनकी दोस्त का। रोहित ने मधु की ओर फोन बढ़ाकर उसे लॉक खोलने का इशारा किया। मधु ने 2 पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए फोन का लॉक खोल दिया। रोहित ने फोन लेकर मीरा को कॉल किया। दूसरी ओर से मीरा कॉल रिसीव करके बोली, बोलिए मैडम, अब मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? रोहित मुस्कुराते हुए बोला, बस अपनी दोस्त के लिए उनके पास आ जाइए। मधु के फोन पर किसी और की आवाज सुनकर मीरा सोच में पड़ गई और बोली, आप कौन और मेरी दोस्त कहाँ है? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बंदे का नाम रोहित व्यास है और आपकी दोस्त इस वक्त मेरे और मेरी दादी माँ के साथ विजयनगर के सयाजी होटल में बैठी है, पर हमारे होते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रही है। इसलिए बंदे ने आपको फोन किया है और ये बंदा आपसे रिक्वेस्ट करता है मीरा जी कि आप जहाँ भी हैं प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए ताकि हम सब खाना खा सके, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बस 5 मिनट में आती हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुई ना कोई बात, रोहित हंसते हुए बोला। मीरा ने कॉल डिस्कनेक्ट की और गाड़ी विजयनगर जाने वाले रास्ते पर मोड़ ली। इधर रोहित ने मधु की कलाई पकड़ी और उसकी हथेली पर फोन रखकर बोला, ले लीजिए, कुछ देर में आपकी दोस्त आ रही है। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अचानक रोहित की नजर मधु की कलाई पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा, मधु तुम्हारी कलाई पर ये निशान कैसे? मधु ने तुरंत अपनी कलाई की ओर देखा जिस पर करण की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो कलाई देखकर करण के बारे में सोचने लगी। उसे वो सब याद आया जो आज उसके और करण के बीच हुआ था। रोहित ने उसे परेशान देखा तो फिर से सवाल किया, क्या हुआ मधु, तुमने जवाब नहीं दिया?
मधु बेटा रोहित कुछ पूछ रहे हैं आपसे, तभी गायत्री बोली। मधु ने तुरंत अपना हाथ अपने दुपट्टे से ढांक लिया और बोली, कुछ नहीं दादी माँ, वो रात में सोते वक्त में चूड़ियां उतारना भूल गई थी, तो नींद में ये हाथ दब गया, उसी से ये निशान बन गया। ओह। रोहित ने टेबल पर रखा मेन्यू कार्ड उठाया और बोला, चलिए जब तक आपकी दोस्त आ रही है मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। रोहित कार्ड देखने लगा, पर मधु एक बार फिर करण के बारे में सोचने लगी। वो मन ही मन खुद से बोली, ये करण खुराना जितना अमीर आदमी है उतना ही ज्यादा बदतमीज और बददिमाग भी है। दौलत का इतना गुरूर कि इंसान को इंसान नहीं समझता। कितनी कसकर मेरी कलाई पकड़ी थी उसने। लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है उसमें। भला कोई किसी लड़की को इस तरह अपने करीब लाता है क्या? अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैंने उसका मुंह तोड़ दिया होता। तभी रोहित ने वेटर को आवाज लगाई, वेटर। वेटर आकर खड़ा ही हुआ था कि तभी मधु की नजर मीरा पर पड़ी जो उसे ढूंढ रही थी। मीरा। मधु अपनी चेयर से उठकर चीखी और उसकी ओर दौड़ पड़ी। रोहित ने पलटकर उनकी ओर देखा। मधु ने भागकर मीरा को गले लगा लिया तो मीरा ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से में पूछा, मेरे बिना तू यहाँ कैसे आ गई? मधु ने बड़ी ही मासूमियत से अपने कान पकड़ लिए तो मीरा मुस्कुराने लगी। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी टेबल के पास ले आई। रोहित जी, ये मेरी मीरा है, मेरी दोस्त भी और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी। मधु मीरा की बांह पकड़कर बोली। रोहित उठकर खड़ा हुआ और मीरा की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मीरा। मीरा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया, हेलो। तभी मीरा की नजर गायत्री पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोली, नमस्ते दादी माँ। खुश रहिए बेटा, आइए बैठिए। गायत्री के इतना कहते ही सब बैठ गए। रोहित ने मेन्यू कार्ड मधु और मीरा की ओर बढ़ाया, खाना आप दोनों ऑर्डर कीजिए। श्योर? मीरा ने पूछा। तो रोहित ने जवाब दिया, जी, आप दोनों जो भी ऑर्डर करेगी आज हम वही खाएंगे, क्योंकि आज आपकी दोस्त ने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचाया है, इसलिए ये लंच मेरी तरफ से आप दोनों के लिए है। मीरा ने तुरंत मधु की ओर देखा तो गायत्री ने उसे सब कुछ बताया। इम्प्रेसिव मधु, लगता है तूने अपना जादू रोहित जी पर भी चला दिया, मीरा हंसते हुए बोली। तो मधु उसे घूरने लगी। मीरा ने हंसते हुए तुरंत कार्ड उठा लिया। ये कुछ ऑर्डर नहीं करेगी, इसलिए इसकी पसंद का खाना मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। इतना कहकर मीरा ने खाने का ऑर्डर दिया और गायत्री से बोली, दादी माँ, मैं हॉस्पिटल से सीधे यहाँ आई हूँ, इसलिए हैंड वॉश करके आती हूँ। मैं भी तेरे साथ आती हूँ। मधु भी फट से बोली और मीरा का हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। उसके जाते ही रोहित ने गायत्री से पूछा, दादी मुझे एक बात बताइए, ये मधु आपको मिल कहाँ गई? क्यों पूछ रहे हैं बेटा? गायत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, वो क्या है ना दादी, आज तक मैं हजारों लड़कियों से मिला हूँ, पर मधु जैसी लड़की मुझे तो कहीं नहीं मिली। इतना सुनते ही गायत्री को हंसी आ गई और रोहित भी हंसने लगा। इधर मीरा और मधु बातें करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ रही थी और करण भी अपने एक क्लाइंट से बात करते हुए उसी ओर चला आ रहा था। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।